आज हम लोग उसी कड़ी में जो फिजिक्स हम लोग मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रकाशिक वक्रता केंद्र क्या होता है। आज हम लोग उसी कड़ी में जो फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे उसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं। तो चूंकि प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की जो घटना होती है उसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। लेकिन वह चिकना तल होगा कैसे? जैसे दर्पण हो गया, मिरर हो गया, वहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि यह मिरर है, यह मिरर है, दर्पण है, और इधर से कोई प्रकाश आ रहा है। मतलब आ रहा है का मतलब आने वाली प्रकाश को कहा जाता है आपतित किरण। इसको कहा जाता है आपतित किरण। और इस चिकने तल से, यह चिकना तल जो है उसको कहा जाता है परावर्तक तल अथवा परावर्तक पृष्ठ। इस परावर्तक तल अथवा परावर्तक पृष्ठ से यह प्रकाश टकराकर इधर चला गया। तो यह जो किरण होगा यह आने वाली किरण को आपतित किरण, और टकराकर जो जा रही है किरण उसको बोला जाएगा परावर्तित किरण। तो ये है परावर्तित किरण, तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, दो रूल्स हैं इसके। कौन कौन से रूल्स हैं? पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। यहाँ पर ये जो दोनों किरणें मिल रही हैं इस पॉइंट को ही बोला जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु माने आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यानी 90 अंश का अगर यहाँ लंब डाल दें तो खींचा गया, यह क्या है? अभिलंब है। खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होता है। तो पहला नियम प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा इसका नियम है, चूंकि यहाँ से जैसे ध्वनि के परावर्तन में हम लोग 9th में पढ़े होंगे कि ध्वनि के परावर्तन में क्या होता है, जितने अंश के कोण पर ध्वनि डाली जाती है उतना ही अंश के कोण पर वह ध्वनि निर्गत होती है। ठीक वैसे ही प्रकाश में भी है। प्रकाश चूंकि उसमें वह ठोस किसी वस्तु से टकरा के ध्वनि वापस आ जाता था, लेकिन इसमें और ध्वनि में अगर देखें तो अभी आगे मैं चर्चा करूँगा, थोड़ा सा कंपेयर कर ले रहा हूँ, पहले इसको देख लिया जाए। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, इस कोण को कहा जाता है आपतित कोण या आपतन कोण। आपतित किरण पे जो कोण बनता है इसको कहा जाता है कोण आई, और परावर्तित किरण पे जो कोण बनता है इसको कहा जाता है कोण आर। तो कोण आई कोण आर के बराबर होता है। मतलब जितने अंश के कोण पे प्रकाश आएगा उतने ही अंश के कोण पे टकराकर पुनः वो वापस जाएगा। तो परावर्तन के दो नियम, पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आई क्या है? आपतन कोण है। आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो दो नियम हो गया प्रकाश के परावर्तन का। अब थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं हम ध्वनि से इसका। ध्वनि में हम लोग देखे थे कि ध्वनि जो है वह कौन सा तरंग है? तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य। ऐसे याद भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं कि ध्वनि है तो इसमें ध आ रहा है तो अनुदैर्घ्य हो गया। और प्रकाश जो है वो प्रकाश कैसा है? तो प्रकाश कैसा तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ में प्र आ रहा है मन प्रकाश, तो अनुप्रस्थ तरंग ध्वनि है, सॉरी प्रकाश है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। तो अनुदैर्घ्य तरंग हो गया आपका ध्वनि, अनुप्रस्थ तरंग हो गया प्रकाश, लाइट हो गया। लेकिन प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के भांति व्यवहार करता है, चलता है, और फोटान के रूप में पृथ्वी पे आता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है ये हम लोग सौर मंडल वाले चैप्टर में पढ़े हैं, वीडियो पढ़ा हुआ है उसमें आप देख सकते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में
तो पहले एक हम दर्पण बना लेते हैं। मान लीजिए कि यह दर्पण है एक, और यह कैसा दर्पण है आप बता सकते हैं, कैसा दर्पण है? इसका बाहरी भाग कलय कर दिया गया है, आंतरिक भाग छोड़ दिया गया है, मैंने उसे परावर्तक तल बना दिया गया आंतरिक भाग को। इसका मतलब ये हुआ कि यह अवतल दर्पण है। यह जो दर्पण है अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण मैं बनाया हूँ। अब यहाँ से एक रेखा यहाँ पे जा रही है। पहला टॉपिक हमारा है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल का मतलब होता है कि जिस तल से प्रकाश परावर्तित होता है, जिस तल से प्रकाश टकरा कर वापस आता है, उस तल को परावर्तक पृष्ठ अथवा परावर्तक तल कहा जाता है। इसका मतलब अब इधर से प्रकाश तो टकराएगा नहीं, क्योंकि इधर तो पेंटिंग किया हुआ है, पॉलिश किया गया हुआ है। इसका मतलब इधर वाला भाग खाली है, तो इधर से ही प्रकाश परावर्तित होगा। तो यह दर्पण जो है अवतल दर्पण है। अब ध्रुव किसे कहेंगे? अब चूंकि ये नहीं कि अवतल दर्पण है, कोई भी गोली दर्पण हो, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। तो कोई भी गोली दर्पण हो उसमें ध्रुव क्या होता है या ध्रुव किसे कहते हैं? तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, दर्पण के, जैसे यह दर्पण हो गया, अब इस जैसे यह दर्पण है और इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ ये है, और इसके मध्य बिंदु कहाँ होगा? यहाँ पर बीच होगा, बीच में होगा। तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ अथवा परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, यह जो मध्य बिंदु है, इसी को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। यही ध्रुव कहलाता है। ध्रुव अथवा अंग्रेजी में पोल कहा जाता है। यही कारण है कि ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ध्रुव क्या होता है? तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को अथवा दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को P पोल अर्थात ध्रुव कहा जाता है। तो ये हो गया ध्रुव आपका। दूसरा पॉइंट है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? तो जो दर्पण है, जो ये मिरर दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि अवतल दर्पण, कोई भी दर्पण हो। हालांकि यहाँ पर तो मैं एग्जाम्पल के रूप में अवतल दर्पण ही लिया हूँ। ऐसा इसलिए लिया हूँ क्योंकि अवतल दर्पण में ही वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और न किसी जो दूसरा दर्पण जो उत्तल दर्पण है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, बल्कि आभासी बनता है। हम लोग देखे भी हैं उसको। तो वक्रता केंद्र क्या है? तो चूंकि यह दर्पण किसका हिस्सा है? किसी गोली दर्पण का हिस्सा है, तो हम वक्रता केंद्र का परिभाषा क्या लिखेंगे? तो वक्रता केंद्र का परिभाषा लिखेंगे, दर्पण, कौन सा दर्पण? जो ये दर्पण दिखाई दे रहा है, वह दर्पण जिस गोली दर्पण का भूभाग अथवा हिस्सा होता है, दर्पण जिस गोली दर्पण का भूभाग अथवा हिस्सा होता है, उसके केंद्र को, उसके सेंट्रॉइड को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है। उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को प्रदर्शित किससे करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो दो तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं। पहला, गोली दर्पण, यह जो दर्पण है या दर्पण जिस गोली दर्पण का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। पहला तो ये हो गया, दर्पण जिस गोली दर्पण का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और दूसरा हो गया क्या, कि यह हो गया आपका वक्रता केंद्र, और यहाँ पे हो गया आपका P मतलब पोल, पोल यानी ध्रुव। तो हम कह सकते हैं कि किसी गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किसी गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल R से, यानी वक्रता त्रिज्या को डिनोट्स किया जाता है कैपिटल R से। ये हो गया आपका वक्रता त्रिज्या। चूंकि त्रिज्या अगर मैथमेटिक्स में देखें तो आप लोग पढ़े होंगे कि अगर ये जो वृत्त होता है, वृत्त के केंद्र से उसके परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो चूंकि ये तो दर्पण था, तो दर्पण में वक्रता त्रिज्या का दो तरह से परिभाषा हम दे सकते हैं, जैसा कि मैं अभी बताया। अगला पॉइंट है हमारा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है? तो प्रकाश जो आता है, अभी मैं बताया कि आने वाली जो किरण होती है उस किरण को, उस आने वाली किरण को कहा जाता है आपतित किरण। तो आपतित किरण जो आती है, उस आने वाली किरण से वह आने वाली किरण जब
इस दर्पण से टकराकर, वह आने वाली किरण जब इस दर्पण से टकराकर और जाके किसी एक बिंदु पर फोकसित होती है, जाकर किसी एक बिंदु पर फोकसित होती है, तो उसी को उसका मुख्य फोकस कहा जाता है, उसी को उसका मुख्य फोकस कहा जाता है। और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यह रहा हमारा मुख्य फोकस, यानी कैपिटल एफ रहेगा, इसका मतलब मुख्य फोकस है। लेकिन अगला हेडिंग है हमारा फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो यहाँ पर मुख्य फोकस हो गया, यह वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया। यह वक्रता केंद्र से और P माने पोल यानी ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या हो गई। लेकिन फोकस दूरी किसे कहेंगे? तो दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी, दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल एफ से। फोकस दूरी को प्रदर्शित किया जाता है किससे? स्मॉल एफ से। यानी फोकस दूरी कहलाता क्या है, यानी किसे कहते हैं फोकस दूरी? तो किसी दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब हम थोड़ा सा संबंध देख लें कि मुख्य फोकस और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लें। चूंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी मुख्य फोकस से ध्रुव तक की बीच की दूरी फोकस दूरी हुई, और यह दूरी जो होती है यह इक्वल दो भागों में बटी होती है, बराबर दो भागों में बटी होती है। यही कारण जब यहाँ से यहाँ ये इक्वल हो गया तो यहाँ से यहाँ भी इक्वल होगा, दो भागों में जब बटी हुई है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी यानी मुख्य फोकस से ध्रुव तक की बीच की दूरी जब फोकस दूरी एफ है तो यह भी इसके इक्वल है, तो यह भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? स्मॉल एफ होगा। और हम देखे हैं कि वक्रता केंद्र से ध्रुव की जो बीच की दूरी है वह क्या है? वो कैपिटल आर है, वो कैपिटल आर है। इसका मतलब यह कैपिटल आर कितने एफ में बट रहा है? दो एफ में बट रहा है। यानी कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर क्या है? वक्रता त्रिज्या है। तो वक्रता त्रिज्या कितने भागों में बट रही है? दो भागों में बट रही है। तो वक्रता त्रिज्या कितने भागों में बट रही है? यहाँ से यहाँ तक का वक्रता त्रिज्या यह एक भाग और यह एक भाग, यहाँ से यहाँ तक एक भाग, यहाँ से यहाँ तक एक भाग, दो भागों में बट रही है। तो दो भागों में बटना माने दो से भाग देना। तो दो भागों में बट रही है तो किस रूप में बट रही है? तो यह फोकस दूरी के रूप में बट रही है। इसलिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है r/2 = f। r/2 = f मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है? फोकस दूरी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है। ऐसे कह सकते हैं फोकस दूरी की दोगुनी जो होती है वक्रता त्रिज्या होती है। फोकस दूरी की दोगुनी वक्रता त्रिज्या होती है, यानी r = 2f ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है। अगला पॉइंट हमारा है मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है? तो दर्पण के, देखिए यह रेखा जो जा रही है ये वाली, यही मुख्य अक्ष है। यानी दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा। दर्पण के वक्रता केंद्र यहाँ C है और ध्रुव क्या है? यहाँ पे P है, ध्रुव। तो दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मेन एक्सिस कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी किसी दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है, यानी मुख्य अक्ष उसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने कॉपी में, जो फेयर का कॉपी एक नोट्स बनाए होंगे उसमें नोट करेंगे, नोट करके याद करेंगे, ठीक है? याद कर लेंगे सभी टॉपिक्स। हालांकि ऑफलाइन चलता है बैचेज तो पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन के अब चूँकि ऑनलाइन का आपको आदत डालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो पेंडेमिक है, कोरोना महामारी, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे मैं भी अपने आप को सुरक्षित ही रखा हूँ, अभी एक कमरे में हम हैं, और दिन रात आप गर्म पानी का ही प्रयोग कीजिए या काढ़ा का प्रयोग कीजिए। ऐसा अन्य लोगों से जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी बाहर निकलिए, अन्यथा बाहर ना निकलिए, क्योंकि ये पेंडेमिक जो है बहुत ही विनाशकारी रूप ले चुका है हमारे देश में, ठीक है? तो जितना घर में रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, अच्छी तरह से रहेंगे। यही कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कैसे पता हमको कि उत्तल दर्पण है? उत्तल दर्पण कहते किसे है? तो ऐसा गोली दर्पण या गोली दर्पण का ऐसा भूभाग, ऐसा भाग जिसके आंतरिक
पृष्ठ को कलई करके, आंतरिक पृष्ठ को पेंटिंग करके उसका बाहरी पृष्ठ परावर्तक बना दिया गया हो। यानी ऐसा दर्पण जिसका बाहरी यानी उभरा हुआ तल परावर्तक हो और धंसा हुआ जो तल है वह पेंटिंग कर दिया गया हो, कलई कर दिया गया हो, उस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण में चूंकि उत्तल दर्पण में सभी जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, मैं दर्पण की बात कर रहा हूँ, मिरर की बात कर रहा हूँ, लेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। लेंस में ठीक इसके उल्टा होता है, चूंकि लेंस में अपवर्तन की घटना होती है और जो दर्पण होता है उसमें परावर्तन की घटना होती है। ये दोनों में मेनली अंतर है। तो ये नहीं कि अवतल दर्पण में जो होगा वह अवतल लेंस में ही होगा, ऐसा नहीं है, दोनों कंडीशन अलग अलग है। तो मैं अभी दर्पण पढ़ा रहा हूँ, दर्पण बता रहे हैं, हम लोग दर्पण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें जो भी प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है। यानी इस दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। चूंकि इस दर्पण का उपयोग करते कहाँ है, कहाँ पे इस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो जो वाहन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उन वाहनों के जो ऑब्जेक्ट मिरर लगे होते हैं, ऑब्जेक्ट मिरर मैंने समझ रहे हैं, यानी पीछे की जो वस्तु, जैसे पीछे कोई गाड़ी आ रहा है, कोई वस्तु देखने के लिए जो ऐसे साइड्स में लगे होते हैं, जो शीशे साइड्स में नहीं लगे होते हैं, व्हीकल चाहे बाइक में देखेंगे ऐसे जो ऑब्जेक्ट मिरर लगे होते हैं साइड्स में, तो देखने के लिए पीछे कोई आ तो नहीं रहा है, कोई वाहन नहीं तो नहीं आ रहा है, तो वह जो मिरर होता है वो किसका बना होता है, वह बना होता है उत्तल दर्पण का बना होता है, वह उत्तल दर्पण का बना होता है। अब उसका काम क्या है आप देखेंगे, रटने की बात नहीं है, आप देखेंगे वो क्या करता है, बहुत बड़ा का ट्रक हो और पीछे हो तो उसको एकदम छोटा दिखाई दे देता है, मानो उसमें उस शीशा में दिखाई दे देता है कि हाँ ट्रक आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उस दर्पण में यानी उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है और तभी तो ऑब्जेक्ट मिरर के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल दर्पण का प्रयोग ऑब्जेक्ट वाहनों में ऑब्जेक्ट मिरर के रूप में किया जाता है, पश्च दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, तो किसी वस्तु का अगर छोटा प्रतिबिंब देखना हो तो केवल और केवल, ये नहीं कि अवतल का नहीं कर सकते, अवतल में भी एक दो कंडीशन हम लोग पढ़े हैं जिसमें है, लेकिन उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कर सकते हैं या किया जाता है। और सबसे ज़्यादा इसका उपयोग पश्च दृश्य को वाहनों में देखने के लिए ऑब्जेक्ट मिरर्स के रूप में किया जाता है। ये था उत्तल दर्पण। अब हम लोग अगला टॉपिक, जो अगला वीडियो जो आएगा हम लोगों का, वह यहाँ तक तो था हम लोगों का दर्पण। अगला वीडियो में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। किसका, जब ये पढ़ेंगे तब 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यह दर्पण के लिए है, लेंस के लिए नहीं है। और आवर्धन जो होता है इसमें चिन्ह इसकी परिपाटी देख लेंगे, एक दो आंकिक प्रश्न हल कर लेंगे, तब चलेंगे हम लोग लेंस में। लेंस के बाद तब ये पूरा परावर्तन अपवर्तन समाप्त हो जाएगा और तब चलेंगे हम लोग मानव नेत्र, और नेत्र के बाद तब सीधे सब ये जो टॉपिक चल रहा है सब फिजिक्स के टॉपिक है जो क्लास हाई स्कूल में इस समय NCERT लग रहा है। ऐसा नहीं कि केवल क्लास 10 में ही है, कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। तो आप लोग इस सभी चीज़ों का नोट्स बनाते जाएंगे जो लोग भी देख रहे हैं, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो।